हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4M। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत क्लास नंबर 2 है और इंटरनेट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है यूपी लेखपाल के लिए। और आज की क्लास जो है वो इंटरनेट की क्लास नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इससे पहले करा दिया गया है और ये इंटरनेट की पार्ट नंबर 2 है और लेखपाल के लिए कंप्यूटर की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया ये हम आपको बता दें। हमने आपको पढ़ाया है कि इंटरनेट क्या होता है, ये सारी बातें बताई हैं। इंटरनेट से संबंधित जो संगठन हैं जुड़े हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इंटरनेट का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार डिस्कस किया। इस चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का ये फेवरेट है, यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कस करेंगे और डब्ल्यू में कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं ये भी पूछा जाता है, ये डिस्कस करेंगे। और वेब एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इन बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी पूछ दी जाती है, तो समझेंगे। प्रोटोकॉल नियमों का वह समूह होता है जिसके अनुसार इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटोकॉल एक नियम होता है। हम लोग अमूमन अपनी भाषा में बोलते हैं यार प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो नियम हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो नियमों का एक समूह होता है आपका प्रोटोकॉल। इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो प्रोटोकॉल नियम का इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे प्रोटोकॉल हैं, यानी कि बहुत सारे नियम हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं वो डिस्कस करेंगे। किस प्रोटोकॉल का क्या काम है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है टीसीपी। इसको पढ़ने से पहले टीसीपी होता क्या है ये हम अपनी सिंपल भाषा में समझेंगे, फिर इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल भाषा में समझेंगे ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, और कभी ना भूलें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीपी। सभी प्रोटोकॉलों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, सबसे अहम प्रोटोकॉल है, या कह सकते हैं ये हिटलर है। सभी प्रोटोकॉलों का जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनमें सबसे हिटलर कोई प्रोटोकॉल है, यानी कि टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल के बगैर दो कंप्यूटर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बात करने का मतलब कंप्यूटर का तो मुंह होते नहीं है, वो डेटा को ट्रांसफ़र के माध्यम से बात करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो बगैर टीसीपी के नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं ये देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये आपका एक सिस्टम है और एक सिस्टम ये दूसरा है। ठीक है, टीसीपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये दो भाई साहब, यानी कि ये दो कंप्यूटर हमने बनाई, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहता है और ये डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता है। ये तब तक नहीं कर सकते, इसमें अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी? इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, कह सकते हैं किसकी परमिशन की ज़रूरत है? टीसीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या समझ सकते हैं कि दो कंप्यूटरों को कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी? टीसीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, टीसीपी के बगैर ये दोनों एक दूसरे से बात या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, डेटा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो समझ में आया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना है इंटरनेट में तो किसकी अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी? टीसीपी भाई साहब की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा डेंजर पर्सन है, इसकी अनुमति के बगैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता, याद रखेंगे। टीसीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर इसने अनुमति दे दी तो ये 100% गारंटी लेता है उस डेटा को यहाँ पर पहुँचाने की। तो ये 100% गारंटी लेता है डेटा को उसकी जगह पहुँचे, इसकी गारंटी भी लेता है टीसीपी। और ये चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जिस क्रम में डेटा आता है उसी क्रम में ये जाने भी देता है, इस बात को याद रखेंगे। जिस सीक्वेंस में पैकेट्स आते हैं उसी सीक्वेंस में ये जाने देता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना, ये सिर्फ अनुमति देता है लेकिन ये डेटा को वहाँ तक ले नहीं जाता है।
बस अगर इसके पास कोई आए भाई साहब, ये कोई डेटा आया, कह रहा भाई साहब टीसीपी भाई मुझे वहाँ जाना है, तो ये कहेगा अच्छा ठीक है जा सकते हो। अगर इसने हाँ कह दिया तो यानी कि इस पैकेट को वहाँ तक जाना है, लेकिन ये जाता है लेकिन ये नहीं ले जाता है। ये अनुमति देता है, दो कंप्यूटरों को डेटा को ट्रांसफ़र करने की परमिशन देता है, 100% गारंटी लेता है डेटा को ट्रांसमिट करने की। डेटा जिस सीक्वेंस में आता है उसी सीक्वेंस में जाने देता है। कोई जुगाड़बाजी नहीं चलती है कि कोई जल्दबाजी में आया भैया पहले मुझे जाना, नहीं, जो पहले आएगा उसी क्रम से जाएगा, जो जैसे आएगा वो उसी क्रम से जाएगा। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि डेटा ट्रांसमिशन के समय अगर कोई डेटा बीच में गायब भी हो जाता है तो आप इसको पुनः रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। ये बात समझ में। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ठीक है ये अनुमति सिर्फ देता है, लेकिन इस पैकेट को यहाँ तक जाने कौन देता है, ले कौन जाता है? तो याद रखेंगे वो ले जाता है आईपी। आईपी काम क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तभी आप लोगों ने देखा होगा टीसीपी आईपी एक साथ ऐसे लिखा होगा, ये दोनों ही साथ करते हैं। ये अनुमति देता है और इस पैकेट को आईपी क्या करता है, ये जो पैकेट है ये इसको किस डिवाइस पर जाना है। जैसे कि सपोज दैट बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं और हर एक डिवाइस की अपनी एक यूनिक पहचान होती है। तो ये आईपी क्या करता है, इस पैकेट के पास ये पैकेट आएगा आईपी के पास, आईपी देखेगा बताओ भैया एड्रेस दिखाओ, तो आईपी क्या करता है इसका एड्रेस देखता है कहाँ जाना है, किस सिस्टम के पास जाना है, और ये उसको वहाँ तक ले जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस पैकेट को प्रत्येक डिवाइस की पहचान करता है कि किसको कहाँ जाना है और उसको उस गंतव्य तक ले जाता है। कह सकते हैं कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कौन करता है, आईपी करता है। ये बात समझ में आई, ये ओरली हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। पहले तो आपको टीसीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टीसीपी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण संचार प्रोटोकॉल है। तो सभी प्रोटोकॉलों में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और सबसे अहम कौन सा है? टीसीपी है। ये बात समझ में। टीसीपी के बिना इंटरनेट पर संचार संभव नहीं है। हमने ये पहले ही बताया कि टीसीपी के बगैर संचार संभव नहीं है। बगैर टीसीपी के इजाज़त के दो कंप्यूटर एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। कोई दो डिवाइस एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, किन की अनुमति से? टीसीपी की अनुमति से। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर कार्य करता है। और ये किसके साथ मिलकर काम करता है? आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं में अगर हम देखें तो ये डेटा की डिलीवरी की गारंटी लेता है। ठीक है, एक बार अगर इसने अनुमति दे दी तो डेटा वहाँ जाएगा जहाँ जहाँ तक इसको जाना है डाटा को। ठीक है, पैकेट्स को उसी क्रम में पहुँचते हैं जिस क्रम में भेजे गए हों। ये हम लोगों ने डिस्कस किया, जिस क्रम में जो आता है वो उसी क्रम में जाता है। यदि बीच में कोई पैकेट खो भी जाए तो रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि टीसीपी क्या है। इसके अलावा टीसीपी का ये भी पूछा जाता है, टीसीपी पोर्ट नंबर पूछ लिया जाए। ठीक है, टीसीपी की अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें तो 16 बिट होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा टीसीपी ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? तो ओएसआई मॉडल की जो चौथी लेयर है जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, इस बिंदु को याद रखेंगे। ये एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, मेंशन कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, डिस्कस कर चुके हैं। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस बिंदु को याद रखेंगे। आईपी वह प्रोटोकॉल है जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा पहुंचता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा कौन पहुंचाता है, या यूँ कहें ले जाता है, कौन? आईपी ले जाता है। ठीक है, क्योंकि आईपी को ही उस डेटा का एड्रेस पता होता है, पहचान कर पाता है कि इस डेटा को कहाँ जाना है। डेटा तो खुद पहुँच नहीं पाएगा, तो ये आईपी ले जाता है उसको एड्रेस तक देखकर। ठीक है, इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक डिवाइस का क्या होता है? एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर जितनी भी डिवाइसेज जुड़ी होती हैं उसका यूनिक आईपी एड्रेस होता है, याद रखेंगे। होना ज़रूरी भी है। अगर यूनिक नहीं होगा तो वो पैकेट जा ही नहीं पाएगा ना, वो भ्रम में पड़ जाएगा कि कहाँ जाना है। एक जैसे दो या दो से अधिक एड्रेस एक जैसे होंगे, तो इसलिए यूनिक एड्रेस होता है
यूनिक एड्रेस होता है, याद रखेंगे। डेटा छोटे छोटे पैकेट में भेजा जाता है, ये बात याद रखेंगे। प्रत्येक पैकेट में सेंडर का आईपी एड्रेस होता है और रिसीवर का आईपी एड्रेस शामिल होता है। ये तो होना ही चाहिए, कौन भेज रहा है और कहाँ जाना है ये तो पता होना ही चाहिए, आईपी एड्रेस होता है। आईपी पैकेट को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो टीसीपी क्या होता है, इसका काम क्या है, ये समझ में आया। आईपी क्या होता है, इसका काम क्या है, ये समझ में आया। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताओं देकर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, अभिकथन और कारण के रूप में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ, और जो हमारा प्रोटोकॉल है यूडीपी, ठीक है। यूडीपी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, पहले तो ये पूछा जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आप जब भी यूडीपी देखेंगे तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मन में क्लिक होना चाहिए। ये करता क्या है, यह टीसीपी जैसा ही है। देखो, जैसा काम टीसीपी का होता है उसके तरह ही होता है, बट इसमें डेटा की गारंटी नहीं होती। डेटा की गारंटी नहीं होती, अर्थात डेटा जाते समय डेटा खो जाए तो ये वापस इससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन ये स्पीड इसकी तेज़ होती है, ये टीसीपी से तेज़ होता है, ठीक है। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है, याद रखेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं लेता, ठीक है। छोटे साइज के पैकेट जैसे डेटाग्राम भेजने के लिए उपयोगी होता है। जो छोटे छोटे साइज़ के पैकेट होते हैं उनको भेजने में ये उपयोगी होता है, इस बिंदु को याद रखेंगे। यदि पैकेट खो जाए तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। ये प्रोटोकॉल भी आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर कार्य करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आए। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है, ये पूछा जाए तो ये भी ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, ठीक है। टीसीपी हो गया आपका और यूडीपी, ठीक है, ये दोनों ही मिलकर किस लेयर पर काम करते हैं, ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। उदाहरण की अगर हम बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, यूडीपी का इस्तेमाल होता है। अगले प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे, ईमेल प्रोटोकॉल, जो ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल अलग होता है और ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल अलग होता है। ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी होता है और प्राप्त करने के लिए POP3 होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एसएमटीपी क्या है। सबसे पहले एसएमटीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म में पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। इसका काम क्या है, ईमेल को भेजना, ठीक है। ईमेल आपको भेजना है तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा, एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, इस बिंदु को डायरेक्ट ये पूछा जाता है। दरअसल क्या है कि ये प्रोटोकॉल देकर उनसे मैचिंग टेबल पूछ ली जाती है, मैच मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये किस लेयर पर काम करता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, इस बिंदु को याद रखेंगे, ठीक है। एसएमटीपी सर्वर क्या करता है, टीसीपी कनेक्शन बनाकर मेल भेजता है और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर हमने आपको कई बार पढ़ाया है, प्रैक्टिस सेट और भी इससे पहले पढ़ाया है, 25 होता है। कैसे याद रखेंगे, एसएमटीपी में एस किसकी तरह बना होता है, एस बिल्कुल 5 की तरह है और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। एक SMTPS होता है, ठीक है, SMTP ओवर TLS, ये पूछा जाता है, ओवर TLS, ठीक है। ये इसका सिक्योर वर्जन है, SMTP का सिक्योर वर्जन है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, इनक्रिप्ट करता है, डेटा को इनक्रिप्टेड रूप में ट्रांसमिट करता है, सुरक्षित रूप में करता है। इसका पोर्ट नंबर पूछ लिया जाए, इसका पोर्ट नंबर होता है आपका 465, ओल्ड जो वर्जन है ये पूछा जाता है, 465 SMTP ओवर TLS का है। अगर आपसे TLS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी इसकी फुल फॉर्म है, ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी, यानी कि TLS जिसके साथ भी लगा होगा वो सिक्योरिटी पैदा कर देता है, यानी कि सिक्योरिटी सिक्योर कर देता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं POP3। POP3 की फुल फॉर्म अगर आपको से पूछी जाए तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसकी फुल फॉर्म है। ये ईमेल प्राप्त करना इसका काम है, ये ईमेल को क्या कर लेता है, प्राप्त करता है, ईमेल को प्राप्त करता है। POP3 के मुख्य कार्य क्या हैं, मेल प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य है, मेल को लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करना इसका काम है,
डाउनलोड के बाद ये सर्वर से मेल को हटा देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि इसी की तरह IMAP होता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही है IMAP और POP3 में, क्या कि POP3 क्या करता है, ये जो सर्वर है जहाँ से मेल आया वहाँ से ये मेल को हटा देता है, लेकिन MAP हटाता नहीं है। ठीक है, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। POP3 स्टोर एंड फॉरवर्ड सिद्धांत पर काम करता है, याद रखेंगे। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर पूछा जाता है तो 110 इसका पोर्ट नंबर होता है, याद रखेंगे। अगर POP3 SSL या TLS पूछा जाए, सिक्योर वर्जन पूछा जाए, तो 995 होता है, याद रखेंगे। इसका पहला संस्करण 1984 में लॉन्च हुआ था, RFC 918 करके हुआ था। क्लियर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ये किस लेयर पर काम करता है, इसकी लेयर पूछी जाए तो ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, इस बिंदु को याद रखेंगे। ठीक है, किस लेयर पर काम करता है, POP3 एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। इतनी बात समझ में आई। देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं IMAP। IMAP प्रोटोकॉल की बात करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह भी क्या करता है, IMAP मेल को मेल सर्वर पर ही स्टोर रखता है और मेल प्राप्त करने और डाउनलोड करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉगिन करके किसी भी डिवाइस से मेल एक्सेस की जा सकती है। इसका आविष्कार 1986 में हुआ था। पोर्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 143 है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो याद रखेंगे MAAP। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट में मैसेज अपने प्रियजन को भेजते हैं, क्या 143 लिखकर भेजते हैं। इंटरनेट में मैसेज क्या लिखते हैं, 143, और 143 को आप कोड वर्ड जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस तरह से याद रख सकते हैं। यह इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 143। अगर आपसे IMAP PSS का मतलब है यहाँ पर सिक्योर, और SSL का मतलब होता है सिक्योर सेल। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर पूछा जाए अगर SSL का तो 993 है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ। अब हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की बात करें, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, इस बात को याद रखेंगे। इसका काम क्या है, www पर वेब पेज ट्रांसफ़र करने के नियमों को समूह जब हम ब्राउज़र से कोई वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जब www में हम कहीं वेब पेजेस या वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल किसी भी तरह के डेटा का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, TCP/IP के ऊपर चलता है। पोर्ट नंबर याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, HTTP में H का नंबर क्या होता है, H नंबर 8 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका पोर्ट नंबर 80 है, 80 है, याद रखेंगे। इसका सिक्योर वर्जन होता है HTTPS। HTTPS में S का मतलब पूछा जाता है, सिक्योर होता है, और 443 इसका पोर्ट नंबर है, इस बिंदु को याद रखेंगे। ठीक है, HTTP और HTTPS में अंतर क्या है, भाई S लगने से सिक्योर, यानी कि सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रोटोकॉल की बात करते हैं FTP। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे नाम में आ रहा है फाइल को ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करना। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये है, याद रखेंगे। इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए वेबसाइट पर फाइल अपलोड करना हो या आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस FTP द्वारा किया जाता है। सभी वेब पेज पर FTP सर्वर पर अपलोड होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी वेब पेजेस पर FTP अपलोडेड होते हैं। TCP/IP का उपयोग करता है ये भी, और इसका पोर्ट नंबर याद रखेंगे 21 होता है, और डेटा के लिए 20 होता है, और कंट्रोल करने के लिए 21 होता है। ठीक है, 21 लेयर पर काम करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो FTP आपका OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, किस लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइल को डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, फाइल ट्रांसमिट करना हो तो FTP का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं, 8वां प्रोटोकॉल है टेलनेट। टेलनेट की अगर हम बात करें तो ये लोकल कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है।
ठीक है। टेलनेट को क्या कहा जाता है? रिमोट लॉगिन के नाम से भी जाना जाता है। ये किस मॉडल पर आधारित है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टेलनेट का मतलब है नियमों का एक समूह होता है, इस बात को याद रखेंगे। टेलनेट का अगर आपसे पोर्ट नंबर पूछा जाए, टेलनेट का पोर्ट नंबर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लिख लेंगे। टेलनेट का पोर्ट नंबर है आपका 23 पोर्ट नंबर होता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, ठीक है। टेलनेट आपका एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। इसके अलावा हम गोफर की बात करें, गोफर भी इंपॉर्टेंट है। ये दूरस्थ साइटों से दस्तावेज खोजने के लिए तो पूछा जा सकता है कि दूर जो साइटें हैं उनको खोजने के लिए गोफर का इस्तेमाल किया जाता है। प्राप्त करना हो, प्रदर्शित करना हो आदि के उपयोग के लिए गोफर का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल पर यह कार्य करता है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और होता है, यहाँ पर पीछे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ नहीं दिया गया है। DNS की बात करेंगे, हालांकि DNS बाद में भी पढ़ेंगे। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम याद रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम। ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये करता क्या है, ये डोमेन नेम को, इसका काम क्या है, डोमेन नेम को ये कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है किसमें, IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस में बदलता है, इस बात को याद रखेंगे। ये OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है, ये भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, इस बात को याद रखेंगे। पोर्ट नंबर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। DNS का पोर्ट नंबर 53 है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हो चुके हैं, कुछ प्रोटोकॉल और हैं जिनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ARP आपका एक प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। RLP की बात करें तो रेडियो लिंक प्रोटोकॉल याद रखेंगे। DHCP इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। DHCP की फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल याद रखेंगे। RAP की बात करें तो रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। L2TP की बात करें तो लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल याद रखेंगे। SIP पूछा जाता है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रखेंगे। PPTP, ठीक है, PPTP ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल याद रखेंगे। RTP की अगर हम बात करें तो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इस बात को याद रखेंगे। SNMP इंपॉर्टेंट है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म पूछी जाती है। TFTP तो आप जानते हैं, FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और पूछा जाता है कि TFTP में इस T का मतलब क्या है, ट्राइवियल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो TFTP की फुल फॉर्म ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP अगेन, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये आपका रिलायबल कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जाता है। ये एक बार परमिशन दे दे तो डेटा को उसकी जगह तक पहुंचवा देता है, ठीक। UDP आप जानते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, फास्ट बट अनरिलायबल होता है, ये सबसे तेज होता है लेकिन विश्वसनीय नहीं है, विश्वास नहीं किया जा सकता है। SMTP आप जानते हैं कि मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 डाउनलोड एंड डिलीट मेल कर देता है। IMAP की बात करें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 143 इसका 110 था, और SNMTP की 25 था, ठीक है। सर्वर बेस्ड मेल प्रोटोकॉल है, ये आपकी मेल जो है उसको सर्वर में बनाए रहने देता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, पोर्ट नंबर 80 होता है, वेब पेजेस को ये जोड़ता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 21 और 20 होता है, फाइल को ट्रांसफ़र करता है। टेलनेट रिमोट लॉगिन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटोकॉल के बारे में समझ चुके हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इससे बाहर शायद ही प्रश्न आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो मुख्य वर्जन हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है IP के दो वर्जन हैं, एक आपका IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। तो याद रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन हैं, कौन कौन से? IPv4 और IPv6। क्लियर हुआ? इतनी बात को याद रखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये सारी बातें बुक में मिल जाएंगी, लेकिन हम कैसे याद कर रहे हैं, याद करते हुए चल रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आए।
अब हम डिस्कस करते हैं IPv4 को, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। IPv4 की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 याद रखेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा संस्करण है, ये पता है क्योंकि B4 का नाम ही लिखा हुआ है। इसका विकास कब हुआ? 1982 में ARPANET द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। फिर 1983 में पब्लिक नेटवर्क पर लागू किया गया, इस बिंदु को याद रखेंगे। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? क्या ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है? इस बिंदु को याद रखेंगे, ठीक है। इसका उपयोग पैकेट स्विच नेटवर्क जैसे इथरनेट में किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि IPv4 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो आप बताएंगे पैकेट स्विच नेटवर्क में किया जाता है। इसका कार्य क्या है? IPv4 का काम क्या है? आप तो ये समझ चुके हैं कि IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के काम क्या होते हैं। डिवाइसेस को पहचानना, डेटा को उनके गंतव्य तक पहुंचाना इसका काम है। मेन फंक्शन तो जान चुके हैं, तो वही कुछ इसका काम होगा। देखते हैं। डेटा पैकेट को सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाना इसका काम है। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। IP का काम यही तो होता है। सोर्स होस्ट का मतलब है जहां से डेटा आ रहा है और कहां जाना है, डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाना IPv4 का काम है। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना इसका काम है। डिवाइस की पहचान भी तो करता है IP, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि IP एड्रेस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा IP एड्रेस वैलिड है, वैध है ना, कौन सा सही है। तो ये भी हम सीखते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में अपनी भाषा में समझा देंगे, ठीक है। IP एड्रेस की संरचना की अगर हम बात करें तो ये आप पूछेंगे IP एड्रेस कितनी बिट का होता है। साइज अगर पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये 32 बिट का होता है। ये एक आपका न्यूमेरिक एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, याद रखेंगे। इसके कितने भाग होते हैं? IP एड्रेस के 4 भाग होते हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, इस तरह के 4 भाग होते हैं, ठीक है। 4 भाग होते हैं जिन्हें हम ऑक्टेट्स बोलते हैं, याद रखेंगे। 4 भागों में बटा होता है। तो IP एड्रेस कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है, इस तरह से, ठीक है। और प्रत्येक ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। ये प्रत्येक 8 बिट के होते हैं और 4 हैं, तो इसीलिए ये कितने बिट का होगा? 32 बिट का टोटल होता है। और प्रत्येक ऑक्टेट्स यानी कि प्रत्येक भाग के बाद इस तरह से एक क्या लगा होता है? डॉट लगा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये IP एड्रेसेस हैं, इनको बाद में भी डिस्कस करते हैं। IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका नेटवर्क पार्ट होता है और दूसरा आपका होस्ट पार्ट। तो IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट। क्लियर है? नेटवर्क पार्ट और आपका होस्ट पार्ट, क्लियर है। नेटवर्क की पहचान करता है। नेटवर्क को पहचानता कौन सा है? नेटवर्क पार्ट। और नेटवर्क के सभी होस्ट के लिए ये समान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। होस्ट पार्ट की बात करें तो नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस की पहचान करता है। नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस की पहचान करता है और प्रत्येक होस्ट के लिए ये अलग अलग होता है। तो कौन सा पार्ट सब डिवाइस के लिए समान होता है? आपका नेटवर्क पार्ट होता है और अलग अलग होता है आपका होस्ट पार्ट। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा वैध है, वैलिड है IP एड्रेस, इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं और आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा IP एड्रेस वैलिड है तो कैसे पहचानेंगे? पहचान के लिए हम अब सिंपल भाषा में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि IP एड्रेस B4 की बात करें, उसमें 4 कॉलम होते हैं, ठीक, यानी कि 4 इस तरह से खाने होंगे, ठीक। खाने का मतलब है 4 ऑक्टेट्स होंगे, 4 नंबर होंगे, 4 ऐसे ऐसे खाने होंगे। प्रत्येक के बीच में डॉट लगा होना चाहिए। पहली पहचान ये, पहले तो ये 4 होने चाहिए और प्रत्येक के बीच में डॉट होना चाहिए। ये बात समझ में? प्रत्येक के बीच में डॉट होना चाहिए। और इनमें जो यहाँ पर संख्याएं लिखी होती हैं, इस तरह से आप बॉक्स मान लें, ठीक है। ये बॉक्स में संख्याएं जो हैं कितने डिजिट की होनी चाहिए, कितने अंक का होना चाहिए, या यूँ कहें डिजिट का होना चाहिए। तो प्रत्येक में 3 डिजिट हो सकते हैं। यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 3 डिजिट, मैक्सिमम 3 डिजिट तक लिखे होंगे। अगर यहाँ पर कहीं 4 डिजिट लिख गए, जैसे कि आपने 1 2 3 4 लिखा, इस तरह से 4 डिजिट हो गए, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 3 1, इस तरह से मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो नंबर होंगे इन सब में वो किससे 0 से 255 के बीच ही होना चाहिए।
0 से 255 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर यहाँ पर सपोज दैट 256 लिख गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है, 3, 3 डिजिट के यहाँ से 0 से लेकर 255 तक यहाँ पर नंबर लिखे जा सकते हैं। इससे ऊपर होगा तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर लिख दें, जैसे कि 66 डॉट कैसे पहचानेंगे, 717248170। तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो हमने क्या होता है, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 हैं। ठीक, प्रत्येक के बीच में डॉट होना चाहिए। 3 तक लिखा है, यहाँ पर 2 ही अंक लिखे हैं, यहाँ 3 अंक लिखे, यहाँ 3 अंक लिखे, यहाँ 3 लिखे, बिल्कुल सही है। और सभी अंक 0 से 255 के बीच में हैं, यानी कि ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। गलत वाला कैसे पहचाने कि कौन सा गलत है, जैसे कि हमने लिख दिया 192.168.1.300। हमने देखा कि 1 2 3 4 है, बिल्कुल ठीक है, सभी के बीच में डॉट है, ये भी बात सही है। देखते हैं यहाँ पर 3 डिजिट लिखे जा सकते हैं, 3 डिजिट लिखे हुए हैं और 0 से लेकर 255 के बीच में होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये भी 3 डिजिट लिखे जा सकते हैं और 0 से 255 के बीच में, ये सही है। 3 डिजिट लिखे जा सकते हैं, 1 डिजिट भी लिखा जा सकता है, 2 भी, 3 भी, ठीक है। मैक्सिमम 3 डिजिट लिखे होने चाहिए और 0 से 255 के बीच में 3 डिजिट लिखे जाने चाहिए, लेकिन ये 255 से ज़्यादा है, 255 से ज़्यादा, इसलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका इनवैलिड है। तो इस तरह से पहचानेंगे कौन सा IP एड्रेस सही है। ये बात समझ में आए, क्लियर है, और बाकी ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा वर्जन। अच्छा, इसकी क्लासेस भी देखते हैं। IP एड्रेस की क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर IP एड्रेस के 5 क्लास पढ़ेंगे। कौन कौन से, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। यहाँ से इनकी एड्रेस रेंज पूछी जाती है। तो क्लास A की रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 1 से लेकर 26 तक इसकी रेंज होती है। वहीं क्लास B की बात करें तो 128 से लेकर 191 तक इसकी रेंज होती है। क्लास D की बात करें 192 से 223 तक इसकी रेंज होती है। वहीं अगर हम क्लास D की बात करें 224 से 239, क्लास E की 240 से 254। ठीक है, बड़े नेटवर्क में क्लास A का इस्तेमाल किया जाता है, मध्यम नेटवर्क में क्लास B का इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग की बात करें, क्लास C की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, वहाँ पर क्लास C IPv4 एड्रेस यूज किया जाता है। मल्टीकास्टिंग में आपका क्लास D किया जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्लास E का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं IP एड्रेस IP प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, सरल है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का नया एवं उन्नत संस्करण है। इसका विकास 1998 में किया गया, विकसित किया गया, किसके द्वारा, IETF के द्वारा। IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा किया गया। ये IPv4 से अधिक सिक्योर, फास्ट एंड एडवांस से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये विशेषताएं याद रखेंगे। भविष्य में IPv4 की जगह लेने के लिए बनाया गया, वर्तमान में IPv4 के साथ मिलकर कार्य करता है। IPv6 की संरचना देखें तो ये कितने बिट का होता है, ये पूछा जाता है। IPv6 128 बिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक एड्रेस है। ठीक, कौन सा, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, यानी कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। और जबकि IPv4 केवल नंबर वाला था, न्यूमेरिक एड्रेस था, याद रखेंगे। उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, इसमें 8 ब्लॉक होते हैं, याद रखेंगे, या 8 फील्ड होते हैं। और वहाँ पर डॉट लगता था, यहाँ पर यहाँ पर ये कॉलन होता है। प्रत्येक ब्लॉक किससे अलग होता है, कॉलन से होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में कॉलन होता है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। IP एड्रेस B6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन एड्रेस के भाग की अगर हम बात करें, वहाँ हम लोगों ने 2 भाग पढ़े थे, यहाँ पर 3 भाग पढ़ेंगे। एक होता है आपका ग्लोबल प्रेफिक्स, ये करता क्या है, ये नेटवर्क ID के समान होता है और रूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, राउटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। सबनेट ID होता है, सब नेटवर्क की पहचान करता है, और इंटरफेस ID होस्ट की पहचान करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। IPv6 की विशेषताएं देखें। IP एड्रेस की संख्या बहुत अधिक होती है
ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन संभव होता है। इसमें क्लास सिस्टम नहीं होता, याद रखेंगे। बेहतर सुरक्षा और दक्षता होती है, इस बिंदु को याद रखेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। अब हम पढ़ेंगे IPv4 और IPv6 में अंतर क्या है, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम एड्रेस लेंथ की बात करें तो IPv4 कितनी लेंथ होती है, 32 बिट का होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं अगर हम IPv6 की बात करें तो ये 128 बिट का होता है, याद रखेंगे। क्लियर है। टोटल ब्लॉक की बात करें तो IPv4 में टोटल ब्लॉक 4 होते हैं, जिसे हम 4 ऑक्टेट बोलते हैं। वही हम IPv6 में बात करें, यहाँ पर 8 ब्लॉक होते हैं। ठीक है। इसका एड्रेस टाइप देखें तो ये न्यूमेरिक होता है, जबकि IPv6 आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, याद रखेंगे। IP एड्रेस की संख्या कितनी हो सकती है, अप्रोक्स 4 बिलियन तक होती है, और यहाँ पर 340 ट्रिलियन तक होती है। क्लास सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लोगों ने क्लास सिस्टम पढ़ा था, है ना। क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हम लोगों ने 5 क्लास पढ़े थे, जबकि IPv6 में कोई क्लास सिस्टम नहीं होता, याद रखेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 192.168.10.26 ये बिल्कुल वैलिड IPv4 का एड्रेस है, और इसमें सभी अंकगणितीय अंक हैं। ठीक है। यहाँ पर सभी अंक हैं, मैथमेटिकल डिजिट हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथ भी है और अल्फ़ाबेट भी है, तो इसीलिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और अल्फ़ाबेट वैल्यू भी है, इसलिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। और इसमें 8 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, और सभी कॉलन द्वारा अलग हैं, और यहाँ पर डॉट द्वारा अलग होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक के डिजिट लिखे जा सकते हैं, इस बिंदु को याद रखेंगे। क्लियर है। इसी के आधार पर पहचान लेते हैं कि कौन सा IPv4 सही है या गलत है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं IP एड्रेस के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। IP एड्रेस के टाइप्स की बात करेंगे तो IP एड्रेस किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस की विशिष्ट पहचान होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो IP एड्रेस क्या है, आप जानते कि हमारे जितने भी सिस्टम हैं इंटरनेट से जुड़े हैं, नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, सभी की एक यूनिक पहचान होती है, वही आपका IP एड्रेस होता है। ठीक है। तो IP एड्रेस क्या है, हर एक डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो आपका IP एड्रेस होता है। ठीक है। क्लियर है। IP एड्रेस के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। IP एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राइवेट IP एड्रेस और दूसरा है आपका पब्लिक IP एड्रेस। क्या समझ में आया। IP एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट होती हुई चलें, गूंजती रहें। ठीक है। रिकॉल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिपीटेशन जरूरी है। ठीक है। पढ़कर निकलना उद्देश्य नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है। प्राइवेट में नाम ही आ रहा है प्राइवेट है, तो देखते हैं। प्राइवेट नेटवर्क में प्रयोग होने वाला IP एड्रेस आपका प्राइवेट IP एड्रेस कहलाता है। समझ में आएगा। जो नेटवर्क आपके प्राइवेट हैं, निजी हैं, उनमें जो IP एड्रेस होगा वही आपका प्राइवेट एड्रेस होगा। बात समझ में आई, होता है, कहलाता है। ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है, प्राइवेट IP एड्रेस का यूज हम कहाँ करते हैं, ये बिंदु याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में प्राइवेट IP एड्रेस का इस्तेमाल होता है। लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, अन्य नेटवर्क डिवाइस की पहचान के लिए किया जाता है प्राइवेट IP एड्रेस का। क्योंकि कंप्यूटर तो किसी का प्राइवेट हो सकता है, लैपटॉप किसी का पर्सनल हो सकता है, स्मार्टफोन सबके पर्सनल होते हैं, और प्रिंटर भी किसी का पर्सनल होता है, ये प्राइवेट होते हैं। तो इनमें जो IP एड्रेस होता है इनका, वो प्राइवेट IP एड्रेस होता है, इस बिंदु को याद रखेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं। ये IP एड्रेस सीधे इंटरनेट पर उपयोग नहीं किए जाते, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट IP एड्रेस जो होता है वो सीधे इंटरनेट पर उपयोग नहीं किए जाते। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। IANA की बात करें, इंटरनेशनल असाइंड नंबर्स अथॉरिटी ने कुछ IP एड्रेस रेंज को प्राइवेट नेटवर्क के लिए रिजर्व कर रखा है, ये बात याद रखेंगे। कोई भी प्राइवेट नेटवर्क इन्हें बिना अनुमति उपयोग कर सकता है। ठीक है। प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज की बात करें, क्या क्या रेंज होती हैं, तो याद रखेंगे। प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज की बात करें और कुल एड्रेसों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये आपकी
10 से लेकर 000 तक हो सकती है और 10 225 225 225 मिनिमम कितना हो सकता है 10 से लेकर, और यहाँ पर 10 255 तक मैक्सिमम नंबर लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल आईपी एड्रेसों की संख्या पूछी जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो 1,67,67,216 इस प्रकार के इतनी आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। वहीं अगर दूसरी रेंज की बात करें 172.16.00 से लेकर 172.71.275 ये आईपी एड्रेस होता है और टोटल संख्या इतनी होती है। वहीं अगर तीसरे आईपी एड्रेस की बात करें रेंज 192.168.00 से लेकर 192.68.255.55 65,536 आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। क्लियर है? ये एक बार याद कर लेना, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आप जानते हैं गवर्नमेंट होता है जिसमें किसी सरकार का नियंत्रण होता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उपयोग होने वाले आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो आईपी एड्रेस उपयोग किए जाते हैं वो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाते हैं। इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस को एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक, इंटरनेट से जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उनका एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इसी पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से आपका कंप्यूटर दुनिया के किसी भी अन्य कंप्यूटर से कम्युनिकेशन यानी कि संवाद कर सकता है। इस बात को याद रखेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? आईएसपी द्वारा किया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बात समझ में आई। अगेन ये जो आईपी एड्रेस के प्रकार, अब ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको पुनः बांटा गया है, याद रखेंगे। इसके पहले प्रकार में देखेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस की बात करें तो ये आईपी एड्रेस स्टैटिक मतलब स्टैटिक है, स्थायी है ना। जो एक जगह स्थिर रहता है वो स्टैटिक होता है, तो स्थायी होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस स्थायी होता है, समय के साथ ये बदलता नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता है ये नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है, ये स्थायी रहता है। ठीक है, सामान्य उपयोगकर्ताओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती। जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनको इनकी आवश्यकता नहीं होती स्टैटिक आईपी एड्रेस की। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे वेब सर्वर होस्टिंग में स्टैटिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, मेल सर्वर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस नेटवर्क में स्टैटिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलग से आईएसपी से खरीदना पड़ता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मर्ज करके। तो ये समझ में आया, स्टैटिक आईपी एड्रेस को आईएसपी से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे अलग से खरीदना पड़ता है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, जो समय के साथ बदलता है। ठीक है, तो डायनेमिक आईपी एड्रेस की बात करें, ये आईपी एड्रेस अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, याद रखेंगे। डायनेमिक कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। डायनेमिक का ही मतलब है चलायमान। ठीक है, समय समय पर अपने आप बदलता रहता है। तो डायनेमिक क्या होता है? समय समय पर अपने आप बदलता रहता है। यह भी आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? आईएसपी द्वारा ये भी प्रदान किया जाता है। अधिकांश घरेलू और सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को यही आईपी मिलता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये बात रखकर प्रश्न में पूछा जा सकता है किस प्रकार के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल सामान्य घरेलू और सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है या दिया जाता है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस को दिया जाता है। ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम इनमें अंतर देख लेते हैं। प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में मुख्य अंतर क्या है? उपयोग की अगर हम बात करें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का लोकल नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, वहीं पब्लिक आईपी एड्रेस का इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूनिक की अगर हम बात करें तो नेटवर्क के अंदर ये होता है और ये पूरी दुनिया में होता है।
इंटरनेट पर प्रयोग की बात करें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का इंटरनेट में प्रयोग नहीं होता है, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। प्रदान कौन करता है ये आईपी एड्रेस? प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें तो लोकल नेटवर्क या राउटर में प्रदान किया जाता है। वहीं पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी द्वारा किया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका 192.168 इस तरह से होते हैं, वहीं पर आपका 8888 करके इस प्रकार का जो आईपी एड्रेस है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सरल है, आप सभी को पता होगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। इसको W3 भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लिया जाता है, ऐसे भी W3 में C करके भी पूछ लिया जाता है। तो W3C की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब C से आपका कंसोर्टियम होता है, इस बात को याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसके अलावा ये तो पता चला कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हम लोग जान चुके हैं। डब्ल्यू की खोज किसने की, कब की गई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो डब्ल्यू की खोज 1889 में टिम बर्नर्स ली ने की थी। किनके द्वारा की गई है? टिम बर्नर्स ली द्वारा की गई है डब्ल्यू की खोज, याद रखेंगे। और कब? 1889 में। ये बात समझ में, 1889 में टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू को खोजा या इसका आविष्कार किया, जैसे आप समझें समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसर्च शुरू की। ठीक है, इसलिए टिम बर्नर्स ली को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और सरल है। उन्होंने जानकारी साझा करने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। तो कभी कभी HTML को भी पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म तो पूछी जाती है। और ये किसने इसका आविष्कार किया तो या विकास किया, तो आप कहेंगे टिम बर्नर्स ली ने किया। वेब ब्राउज़र से संबंधित कुछ तथ्य हैं। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र 1990 में टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया, ये भी बिंदु याद रखेंगे। तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र की बात करें तो 1990 में टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया। इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम वर्ल्ड वाइड वेब था। तो क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब था, याद रखेंगे। बाद में वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। डब्ल्यू का पहला सार्वजनिक प्रयोग कब किया गया? पहली बार पब्लिक के लिए या आम लोगों के लिए कब प्रयोग किया गया? याद रखेंगे 6 अगस्त 1991 को हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला अगर आपसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की बात करें तो मोज़ेक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका विकास किसने किया? मोज़ेक का विकास मार्क एंडरसन द्वारा किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकास किया गया? मार्क एंडरसन द्वारा किया गया, जिसका नाम था मोज़ेक। कब किया? 1993 में किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं W3C के। पहले ही हम बता चुके हैं कि W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और C का मतलब होता है कंसोर्टियम। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यहाँ C का क्या मतलब है। ठीक है, इससे 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के मानकों और प्रोटोकॉलों के विकास के लिए WC3 की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना की क्यों गई? डब्ल्यू के मानकों और प्रोटोकॉल का विकास किया जा सके, इसके लिए W3C की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य, WC3 का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, वेब को मानकीकृत करना। दूसरा पॉइंट HTML CSS जैसे वेब मानकों का विकास करना। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, समरी एक बार रिकॉल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, रिकॉल करना ज़रूरी है, बाकी पढ़कर तो निकलना। हमें पता है कि डब्ल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और डब्ल्यू की फुल फॉर्म आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है। इसको किसके द्वारा बनाया गया ये पूछ लिया जाए तो टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, बर्नर्स ली द्वारा। ठीक है, ढंग से सुनेंगे, याद होगा, रिकॉल करना ज़रूरी है। और कब इसका विकास स्टार्ट किया था? 1989 में करना शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने ही टिम बर्नर्स ली ने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, पहला अगर आपसे वेब ब्राउज़र पूछा जाए तो वो आपका www ही था।
ठीक, फर्स्ट वेब ब्राउज़र है ये आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र और कब 1990 में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसका पब्लिक यूज कब हुआ, पब्लिकली यानी कि आम जन के लिए कब इस्तेमाल किया गया सार्वजनिक रूप से। तो हम लोगों ने पढ़ा था 6 अगस्त 1991 को सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पहला आपसे ग्राफिकल वेब पूछा जाए, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है, वो आपका है मोज़ेक है। पहला क्या है, मोज़ेक है और मार्क एंडरसन द्वारा किया गया। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी और WC3 के बारे में पढ़ा। ये बात समझ में आई, याद हुआ होगा और याद करने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में क्या अंतर है। ये अंतर समझना भी जरूरी है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि WW और इनमें क्या अंतर है। परिभाषा सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट की, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से दुनिया भर के छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। एक तरीके से इसे जाल कह सकते हैं। पूरे दुनिया को जोड़ने का एक जाल है, कनेक्शन है, इंटरनेट के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है भाई, अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो WWW इंटरनेट पर मौजूद, ये इंटरनेट पर ही मौजूद होता है, हाइपरलिंक द्वारा, ठीक है, जुड़ी हुई वेबसाइटों और वेब पेजों के संग्रह है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस मिलते हैं, है ना, एक पेज में चले जाओ नेक्स्ट करके दूसरे पेज में, तो ये सारे पेज जुड़े हुए होते हैं हाइपर लिंक द्वारा। वो आपका क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। ठीक है, प्रकृति की बात करें, इनके नेचर की बात करें, इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, जबकि WWW जो है ये इंटरनेट की एक सेवा है। क्लियर हो रहा है? उपयोग की बात करें तो इंटरनेट का उपयोग डेटा, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, चैट, कॉल आदि के लिए होता है, जबकि WWW का उपयोग मुख्य रूप से जानकारी देखने और पढ़ने के लिए होता है। क्लियर है? प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट में TCP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, ये हेड होता है सभी प्रोटोकॉल का। इसके बगैर तो 2 कंप्यूटर या 2 डिवाइसेस या इंटरनेट में आप डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बगैर TCP IP प्रोटोकॉल के। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वहीं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? बाकी ये पढ़ चुके हैं। वहीं अगर हम WWW में बात करें तो HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एच से आपका सिक्योर होता है। याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एच से आपका सिक्योर होता है। शुल्क की अगर हम बात करें, इंटरनेट उपयोग करने के लिए ISP को शुल्क देना पड़ता है। ISP मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, जैसे अपने यहाँ बात करें तो आप इंटरनेट चलाने के लिए जियो का रिचार्ज कराते हैं या एयरटेल के कराते हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये आपकी ISP हैं जिनसे हमें पैसे देकर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम WWW की बात करें तो ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है, ये फ्री सुविधा होती है। भूमिका क्या है इनकी? इंटरनेट सूचनाओं को पहुंचाने का माध्यम है। इंटरनेट क्या है? एक माध्यम है सूचनाओं को पहुंचाने का। वहीं WWW इंटरनेट पर सूचनाओं को एक्सेस करने का एक तरीका है। ठीक है, इन सूचनाओं तक पहुंचने का एक तरीका है WWW के थ्रू। बात समझ में? संबंध देखें, इंटरनेट के बिना WWW का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बगैर इंटरनेट के आप कोई चीज़ सर्च कर ही नहीं सकते, वेबसाइट कोई देख ही नहीं सकते, तो इंटरनेट के बिना इसका अस्तित्व कुछ नहीं है। WWW की बात करें, इंटरनेट पर आधारित होता है, इस बात को याद रखेंगे। पहला नेटवर्क की हम बात करें तो इंटरनेट का पहला स्थापित नेटवर्क आप जानते हैं ARPANET है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1969 में ये विकसित हुआ था। वहीं WWW के विकास क्रम में प्रयुक्त नेटवर्क है आपका NSF नेट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये तो इनमें अंतर रहा। अब चीज़ें क्लियर हुई कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या अंतर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त भाषाएं। वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सी भाषाएं प्रयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली भाषा की अगर हम बात करेंगे HTML, इंपॉर्टेंट है। HTML की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है WWW में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है,
पहली भाषा है जो इस्तेमाल की गई। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इसका विकास जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1990 के दशक में। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने में, वेब पेजेस बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनाने में HTML से बने वेब पेज साधारण होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए आप CSS का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, बहुत उसमें एनिमेशन डालना हो, पिक्चर्स, कलर, ये सब आप किसके थ्रू डाल सकते हैं? वैसे तो HTML में आप सिंपल लैंग्वेज टेक्स्ट के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन अगर आप CSS और जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लुभावने बना सकते हैं, ठीक है। HTML में प्री डिफाइंड टैग होते हैं, जैसे कि बॉडी, ठीक है, ये टैग होते हैं। इसके टैग के अंदर आप लिखेंगे HTML, फिर आप जो भी बॉडी देना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर H1 करेंगे, फिर फॉन्ट आप जो भी देना चाहते हैं वो आदि इस तरह से करते हैं और बॉडी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखे होते हैं, जो टैग लिखे होते हैं वो एंगुलर बॉडी में लिखे होते हैं, ये इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा की हम बात करते हैं XML। XML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यहाँ पर XML में X का मतलब पूछा जाता है, तो X का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML क्या हो गया? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखेंगे। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसका विकास WC3 ने किया। XML के वर्जन की बात करें तो XML वर्जन 1.0 1998 में आया और XML 1.1 4 फरवरी 2004 को आया, ठीक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को ऑर्गेनाइज और ट्रांसफ़र करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। XML HTML की कमियों को पूरा करता है। जो कमियां HTML में रह गईं उनकी कमियों को XML करता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज करता है। XML में कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं होते, यहाँ पर कोई भी टैग नहीं होते। यूजर अपने स्वयं के टैग बना सकता है, यहाँ पर खुद के भी टैग बना सकता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। XML का फाइल एक्सटेंशन भी पूछा जाता है, तो .xml है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मॉल में है, इस बिंदु को ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी भाषा की, XHTML। XHTML में X का मतलब है एक्सटेंसिबल और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XHTML जो है वो HTML और XML का मिलाकर बना हुआ है। इसमें HTML और XML दोनों की विशेषताएं होती हैं। ये HTML का अधिक स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्ड वर्जन है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। अगली लैंग्वेज की इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इस बिंदु को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? WW में अगर हम देखें तो इंटरेक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये बहुत लाइट वेट होता है, कम कोड में प्रोग्राम लिखा जा सकता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, किसी भी डिवाइस पर ये चलता है, ठीक है। इसका विकास, ये इंपॉर्टेंट है, जावा स्क्रिप्ट का विकास ब्रेंडन ईच द्वारा किया गया, 1995 में किया गया था। नाम इसका परिवर्तन हुआ, पहला इसका नाम मोचा था, फिर बाद में इसका लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया और अब जावा स्क्रिप्ट इसका नाम है। अंतिम नाम की बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम अंतिम नाम है, 1995 में रखा गया था, ठीक है। PHP की बात करते हैं। PHP भी एक आपकी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसकी फुल फॉर्म में, याद रखेंगे। PHP की फुल फॉर्म में ये आपका क्या, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। PHP की फुल फॉर्म की बात करें तो पर्सनल होम पेज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? PHP की फुल फॉर्म पर्सनल होम पेज है, इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान नाम इसका क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका वर्तमान नाम है। विकास की बात करें तो रसमस लडोर्फ, ठीक है, रसमस लरडोर्फ करके याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकास वर्ष की बात करें तो 1994 में इसका विकास किया गया। PHP एक ओपन सोर्स सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इस बात को याद रखेंगे। अब ये PHP का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या क्यों किया जाता है? डायनामिक वेब पेज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
पीएचपी का प्रोग्राम देखें तो सर्वर पर रन होता है ये, आउटपुट एचटीएमएल में बदलकर ब्राउज़र में दिखता है। पीएचपी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कंप्लीशन की आवश्यकता नहीं होती। ये बिंदु 1 से 2 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा समझने वाला है नहीं, बस ये लैंग्वेज है, इनके यूजेस याद करने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक डीएनएस। डीएनएस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका और ये आपने भी कई पेपर देखे होंगे, तो डीएनएस के बारे में अमूमन प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहले डीएनएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये एक सर्वर सर्विस है, ठीक है। देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, ये हम सब लोग जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं, जिसे हम आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये बात ठीक है, आईपी एड्रेस कहा जाता है किसी भी डिवाइस का जो यूनिक एड्रेस होता है उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये आईपी एड्रेस संख्याओं यानी कि बाइनरी रूप में होता है, जिसे याद करना कठिन होता है। ये बात ठीक है। तो इस समस्या के समाधान के लिए डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम विकसित किया गया। तो आईपी एड्रेस को याद करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत संख्याएं होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, याद करना कठिन होता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए डीएनएस आया। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम आया। डीएनएस का पहले इतिहास देखते हैं। 1983 में पॉल मोकापेट्रिस और जॉन पेस्टोल ने इंटरनेट के लिए एक नई नामकरण प्रणाली का प्रस्ताव दिया। यही प्रणाली आगे चलकर डोमेन नेम सिस्टम कहलाई, ठीक है। तो किन्होंने डोमेन नेम सिस्टम का विकास किया कह सकते हैं? पॉल मोकापेट्रिस और जॉन पेस्टोल ने 1983 में एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि डीएनएस है क्या। डीएनएस की अगर हम बात करें तो अगेन डीएनएस आपका संख्यात्मक आईपी एड्रेस को शब्दों में बने डोमेन नेम में बदलता है। तो कह सकते हैं कि डीएनएस क्या करता है, आईपी एड्रेस को किसमें कन्वर्ट करता है? डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। ये पूछा जाता है तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन पर कन्वर्ट करता है? ये आपका डीएनएस करता है, ठीक है। ये बात समझ में, डायरेक्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। डोमेन नाम को याद रखना और उपयोग करना आसान होता है। डोमेन नाम आसानी से याद किया जा सकता है, किसकी अपेक्षा? आईपी एड्रेस की अपेक्षा। तो इसलिए ये सरल है और डीएनएस का उपयोग काफ़ी अहम हो गया। उदाहरण की अगर हम बात करें तो डोमेन नेम जैसे कि www.abc.com ये आपका क्या है? डोमेन नेम है। जबकि आईपी एड्रेस क्या है? 198.1.0.5। ये इस प्रकार से संख्या याद करना सरल कठिन होता है, जबकि आप किसी जीमेल को आसानी से याद कर सकते हैं, डोमेन नेम आसान होता है, ठीक है। जब हम ब्राउज़र में कोई डोमेन नेम टाइप करते हैं तो क्या होता है? नंबर 1, डीएनएस उस डोमेन नेम को उससे संबंधित आईपी एड्रेस में बदल देता है और सर्वर से संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। अब हम डीएनएस की विशेषताओं की अगर हम बात करें, डीएनएस सभी डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस का संग्रह होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनएस सभी डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। अब चूंकि वो हर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है तो इसके पास ये सारी जानकारियाँ होती हैं, किस डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है और कौन से डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है, या आईपी एड्रेस किसका डोमेन नेम है। उल्टा भी ये करता है। डीएनएस के लिए अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें, याद रखेंगे डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 होता है, ठीक है। शायद हम पीछे का शायद 23 बता गए, याद रखना 53 होता है। डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता, याद रखेंगे ये केस सेंसिटिव नहीं होता, अर्थात इसे आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, या कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेन नेम की बात करें तो नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट या कंप्यूटर को दिया गया नाम डोमेन नेम कहलाता है। नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट या कंप्यूटर को दिया गया नाम आपका डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम सामान्यतः 2 भागों में से मिलकर बना होता है। डोमेन नेम के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें www.abc.com में abc क्या है? यहाँ पर वेबसाइट का नाम है और ये .com जो है वो आपका क्या है? डोमेन एक्सटेंशन है। दोनों को डॉट से
अलग किया जाता है। ठीक है, दोनों को डॉट से अलग किया जाता है। क्लियर है। डोमेन नेम से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देखें। किसी भी दो वेबसाइटों का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। याद रखेंगे, किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जब आप जीमेल बनाते हैं तो आपको एक ऐसी आईडी बनानी पड़ती है, यूजर नेम बनाना पड़ता है जो यूनिक हो, एक जैसा कभी हो नहीं सकता। समझ में आया। तो डोमेन नेम हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, या दो डिवाइस का डोमेन नेम या दो वेबसाइटों का डोमेन नेम एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है। डोमेन नेम में आप अक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, अंक 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों ही एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। डोमेन नेम में केवल एक विशेष चिन्ह हाइपन का उपयोग किया जा सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डोमेन एक्सटेंशन या टॉप लेवल डोमेन टीएलडी की बात करें, डोमेन नेम का अंतिम भाग डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन इंडिकेटर और टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टीएलडी की बात करें, टॉप लेवल डोमेन की बात करें, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये टीएलडी दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है जीटीएलडी, मतलब जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, और दूसरा होता है सीसीटीएलडी, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। ये जेनरिक टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं वो किसी संगठन या उद्देश्य को दर्शाता है। ठीक है, या आपका क्या उद्देश्य है उसको दर्शाता है, या किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। जैसे कि डॉट कॉम की बात करें तो ये आपका क्या है, डॉट कॉम आपका जीटीएलडी है। ठीक है, एक आपका जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ओआरजी का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। डॉट जीओबी का मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं डॉट एडू। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इन टीएलडी की। ठीक है, डॉट एडू का मतलब है एजुकेशन, ये आपका शैक्षिक के लिए इस्तेमाल होता है। डॉट एनईटी का मतलब होता है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। डॉट एमआईएल, डॉट एमआईएल का मतलब होता है डॉट मिल भी बोल सकते हैं, मिलिट्री इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे। डॉट इन्फो का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। डॉट आईएनटी का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। डॉट को का मतलब कंपनी होता है, याद रखेंगे। ये आपके जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है। भाई सीसीटीएलडी की बात करें, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ये किसी देश को दर्शाते हैं। डॉट इन का मतलब होता है इंडिया। ठीक है। डॉट यूएस का मतलब है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। डॉट यूके आपका यूनाइटेड किंगडम को दर्शाता है। डॉट जेपी आपका जापान को दर्शाता है। डॉट सीए आपका कनाडा को दर्शाता है। डॉट पीके आपको पाकिस्तान का दर्शाता है। डॉट एयू आपका ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। डॉट एनजे का मतलब न्यूजीलैंड। डॉट डीके का मतलब डेनमार्क, और डॉट एफआर का मतलब फ्रांसिस। ये आपके कंट्री कोड होते हैं, कंट्री को दर्शाते हैं, तो इसीलिए ये आपके सीसीटीएलडी होते हैं। ये बात समझ में है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं वेब एड्रेस क्या होते हैं। वेब एड्रेस में यूआरएल को हम डिस्कस करेंगे कि यूआरएल क्या है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक विशिष्ट वेब एड्रेस होता है। इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट होती हैं इस्तेमाल, उनका एक विशिष्ट वेब एड्रेस होता है। ठीक है, तो वेबसाइटों का भी एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम वेब एड्रेस कहते हैं। ठीक है, वेबसाइटों के वेब एड्रेस को वेब एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, इसी वेब एड्रेस की सहायता से किसी वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। आप किस वेबसाइट तक जाना चाहते हैं तो किसकी सहायता से जाएंगे? वेब एड्रेस की सहायता से जाएंगे। इस वेब एड्रेस को यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इन वेब एड्रेसेस को क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है, और यूआरएल की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। यूआरएल क्या होता है इसकी अगर हम बात करें, यूआरएल वह पता होता है। यूआरएल अब क्या है आप जानते हैं, यूआरएल एक एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर मौजूद किसी वेब पेज, फाइल या संसाधन की स्थिति को बताता है। स्थिति मतलब लोकेटर। बिना यूआरएल के किसी वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता। समझ में आया?
बिना यूआरएल के किसी वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यूआरएल के भाग की बात करें यूआरएल में सामान्यतः निम्नलिखित भाग निर्धारित क्रम में होते हैं। यूआरएल का पहले भाग की बात करें तो प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल आप आसानी से जान चुके हैं। प्रोटोकॉल यह बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद पहले प्रोटोकॉल, जैसे कि आपने देखा होगा HTTP, ठीक है, डॉट और इस तरह से स्लैश देखा होगा, फिर हम लोग कोई वेबसाइट देखते हैं तो यूआरएल में सबसे पहले प्रोटोकॉल लिखा होता है और प्रोटोकॉल ये बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रयोग किया जा रहा है, ये आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ये अमूमन लिखा होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये कॉलन होता है, फिर 2 स्लैश लगे होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें HTTP, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, HTTPS भी देखते हैं और FTP भी देखते हैं आप, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरह से आप देखते हैं तो सबसे पहला भाग क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है यूआरएल का। फिर दूसरा भाग आता है आपका होस्ट। होस्ट क्या होता है, ये उस सर्वर का नाम बताता है। होस्ट क्या होता है, सर्वर का नाम होता है जहाँ वेबसाइट स्थित होती है। सामान्यतः यह डोमेन नेम के रूप में होता है, कभी कभी यह IP एड्रेस के रूप में भी होता है। जैसे उदाहरण की बात करें www.mydomain.com, इस तरह से, ठीक है। तीसरा भाग होता है पोर्ट नंबर। उसका पोर्ट नंबर भी जरूरी है और ये आपका वैकल्पिक होता है, ठीक है। यह सर्वर पर चल रही सेवा की पहचान करता है। यह यूआरएल में दिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। यदि ना दिया जाए तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि HTTP का 80 होता है और HTTPS का आपका 443 होता है, ठीक है। बाकी 2 पोर्ट नंबर हम याद कर चुके हैं। चौथा भाग होता है रिसोर्स का पाथ ऑफ रिसोर्स। यह सर्वर पर मौजूद फाइल या वेब पेज का पूरा पाथ होता है, ठीक है। सर्वर पर मौजूद जो फाइल होती है या वेब पेज होता है उनका पूरा रास्ता होता है, एक पाथ होता है। पाथ होता है या पाथ बताता है कौन, ये रिसोर्स का पाथ। इससे ये पता चलता है कि संसाधन कहाँ स्थित है। और पांचवा भाग होता है क्वेरी स्ट्रिंग। ये भी आपका वैकल्पिक होता है, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है ना कि यूआरएल में कौन से पार्ट आपके यूआरएल के कौन से भाग वैकल्पिक होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यूआरएल के अभी तक 2 भाग पढ़े। एक आपका क्वेरी स्ट्रिंग वैकल्पिक होता है और पोर्ट नंबर वैकल्पिक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग में देखें, इसमें अतिरिक्त जानकारी भेजी जाती है। अब ये पूछा जा सकता है किस में अतिरिक्त जानकारी भेजी जाती है, तो याद रखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग में भेजी जाती है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह से शुरू होता है। क्वेरी स्ट्रिंग किस चिन्ह से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पूरी वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ से ये पूरा, ठीक है। ये HTTP आपके पूरे भाग लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, HTTP आपका प्रोटोकॉल भाग है। www.com ये आपका होस्ट भाग है। फिर इसके बाद ये पोर्ट नंबर लिखा, ये पाथ लिखा, ये टूल्स रिसोर्स और ये क्वेश्चन मार्क से क्वेरी वाला आ गया, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है। अगेन ये भाग अगर हम देखें तो HTTP आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल है। www.domain.com आपका होस्ट पार्ट है, इसी को एक्सप्लेन किया है अलग में। 80 आप जानते हैं इसका पोर्ट नंबर है। /path/2/resource ये आपका रिसोर्स पाथ है। और क्वेश्चन मार्क A=B एंड X=Y ये आपका क्या है, क्वेरी है। ये बात समझ में, ये आपके पार्ट होते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपसे हो सकता है कि वो ये वेबसाइट देखकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा भाग है या ये इनमें से कौन सा क्या भाग है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यूआरएल के भाग कौन कौन से हैं, यूआरएल होता क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं यूआरआई को कन्फ्यूज ना करना यूआरएल से। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछें, अगर आपसे यूआरआई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नाम में आ रहा आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफाई करता होगा, पहचान बताता होगा। यूआरआई का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। यूआरआई है क्या, यूआरआई वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना की पहचान करता है। नाम में आ रहा है ना आइडेंटिफायर, तो हमने बताया कि ये क्या करता है, ये पहचान करता है। जबकि यूआरएल क्या करता था, स्थिति बताता था, लोकेशन बताता था कि कोई चीज़ कहाँ पर है। यह किसी संसाधन का नाम,
URI क्या करता है, किसी संसाधन का नाम, स्थान या नाम और स्थान दोनों दर्शा सकता है। ठीक है, दोनों दर्शा सकता है या दिखा सकता है, बता सकता है। URL भी URI का ही एक प्रकार है। ये दोनों जस्ट लाइक एक जैसे हैं, उनका ही एक प्रकार है। ठीक है, अब URI और URL में अंतर क्या है, यहाँ से पढ़ने पर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपसे फुल फॉर्म की बात की जाए तो यू नो वेरी वेल, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इसकी फुल फॉर्म है, और URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर ये आइडेंटिफायर होता है और ये आपका लोकेटर है। कार की अगर हम बात करें, यह संसाधन की पहचान करता है जबकि यह संसाधन की स्थिति को बताता है। दायरा अगर हम देखें तो इसका दायरा व्यापक होता है, जनरल होता है। URL आपका स्पेसिफिक होता है, सीमित होता है। संबंध की बात करें तो URL URI का भाग है, URL URI का भाग है, URI का उपक्रम प्रकार है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये आपका URL है और तो ये आपका URI है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं वेब ब्राउज़र की तरफ। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वेब ब्राउज़र, और ये भी इम्पोर्टेंट है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। एक तो यही पॉइंट पूछा जाता है कि वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करके इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस किया जाता है। जैसे कि आपका गूगल आपका क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जिसमें आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। दूसरे शब्दों में कहें, वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वेब पेज खोलते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो आपका क्या होगा, वेब ब्राउज़र होगा। ठीक है, जैसे आपका ओपेरा मिनी हो गया, है ना, ये सभी आपके क्या हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी क्या है, आपके वेब ब्राउज़र हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र की बात करें तो नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स आपका क्या है, ये आपका वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, ये आपका वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी आपका या ओपेरा वेब ब्राउज़र है। और सफारी, ये आपके आदि क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अगर हम कुछ मुख्य बिंदु की बात करें वेब ब्राउज़र से संबंधित, इंटरनेट से जुड़कर www पर स्थित वेब पेजों को खोलना और पढ़ना होता है, क्या कहलाता है, ये आपका सर्फिंग कहलाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट से जुड़े www पर स्थित किसी वेब पेजों को खोलना और पढ़ना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह सर्फिंग इंटरनेट पर होती है इसलिए इसे नेट सर्फिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेट सर्फिंग कहते हैं। वेब ब्राउज़र को इंटरनेट नेविगेटर टूल, इंटरनेट नेविगेशन टूल, वेब क्लाइंट भी कहा जाता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र को और क्या कहा जाता है, इंटरनेट नेविगेशन टूल कहा जाता है, वेब क्लाइंट कहा जाता है, याद रखेंगे। नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाली एप्लीकेशन प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। ये बात समझ में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र का विकास, कैसे वेब ब्राउज़र का विकास हुआ और कौन कौन सा पहले आया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1990 में सबसे पहला वेब ब्राउज़र, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये पॉइंट फैक्ट है आपका, याद करने वाले हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र www वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया। बाद में इसका नाम नेक्सस रखा गया। तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, www है, जिसका नाम नेक्सस रखा गया था। किसके द्वारा बनाया गया, टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया 1990 में। फिर आते हैं 1992 में, पहला टेक्स्ट आधारित, ये स्पेशली विशेषता याद रखना, पहला अगर टेक्स्ट आधारित पूछा जाए वेब ब्राउज़र तो आपका लिनक्स है, लॉन्च किया गया था, जो इमेज नहीं दिखा सकता था, इमेज नहीं दिखा सकता था, टेक्स्ट दिखा सकता था। कौन सा है आपका टेक्स्ट आधारित पहला वेब ब्राउज़र, आपका लिनक्स है। 1993 में दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउज़र मोज़ेक लॉन्च किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, याद रखेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउज़र कौन सा? मोजेक है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर 1994 में मोजेक के आधार पर नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया गया। कब? 1994 में। फिर आता है 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। तो एक तो ये पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। कब किया गया? 1995 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जो विंडो में पहले से इंस्टॉल आता था, ठीक है। 1996 में ओपेरा ब्राउज़र लॉन्च किया गया। 1996 में ओपेरा आया, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। सन 2002 में मोजिला फाउंडेशन द्वारा मोजिला फायरफॉक्स पहले से फोनिक्स लॉन्च किया गया था। पहले इसे फोनिक्स कहते थे। तो मोजिला फायरफॉक्स कब किया गया? 1902 में किया गया मोजिला फाउंडेशन द्वारा। 1902 में नहीं, सॉरी, 2002 में किया गया, ठीक है। फिर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, 2003 में एप्पल ने सफारी ब्राउज़र मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया था। तो सफारी ब्राउज़र किसके द्वारा किया गया? एप्पल द्वारा किया गया, 2003 में किया गया, ठीक है। 2004 में फायरफॉक्स को आधिकारिक रूप से लोकप्रिय ब्राउज़र के रूप में जारी किया गया। फिर 2007 में एप्पल मोबाइल के लिए मोबाइल सफारी लॉन्च किया गया। 2008 में गूगल ने गूगल क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है। तो गूगल क्रोम कब लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा किया गया 2008 में। तो गूगल क्रोम आपका क्या है? एक आपका वेब ब्राउज़र है। तेज गति वाला मोबाइल ब्राउज़र ओपेरा मिनी लॉन्च किया गया, ठीक है, 2011 में। तेज गति वाला मोबाइल ब्राउज़र है आपका ओपेरा मिनी, 2011 में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र लॉन्च किया, कब? 2015 में। 2016 में ब्रेव ब्राउज़र प्राइवेसी फोकस्ड था और विवाल्डी ब्राउज़र लॉन्च किया गया। 2020 में नया क्रोमियम बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट एज जारी किया गया और आर्क ब्राउज़र लॉन्च किया गया मैक ओएस और आईओएस के लिए 2022 में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे, क्लियर है। ईयर भी पूछी जाती हैं और कौन सी कंपनी द्वारा कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वेब ब्राउज़र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वेब ब्राउज़र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला याद रखेंगे टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और दूसरा आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र में सिर्फ टेक्स्ट ही आप लिख सकते हैं और ग्राफिकल में आप इमेजेस वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यही इन दोनों में मेन अंतर होता है। देखते हैं, ये ब्राउज़र केवल टेक्स्ट सामग्री का सपोर्ट करता है, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नाम में आ रहा है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट सामग्री का सपोर्ट करता है। इनमें चित्र, वीडियो, ग्राफिक्स नहीं होते, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, ना ही चित्र होते हैं, ना ही वीडियो होते हैं, ना ही कोई ग्राफिक्स होता है। ये हल्के लाइट वेट होते हैं और कम संसाधनों में काम करते हैं, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो लिनक्स आपका टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगर हम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की बात करें, ये वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करते हैं। इसमें चित्र, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो आसानी से देखे जा सकते हैं, वो आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होते हैं। और आजकल हम लोग जो देखते हैं ना, वेबसाइट आपने कोई खोला होगा, कभी कभी उसमें कोई पिक्चर चलती है, कहीं कुछ होता है ना, कोई टेक्स्ट हाईलाइटेड होता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, तो वो आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। आज के अधिकांश आधुनिक वेब ब्राउज़र इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कौन सा वेब ग्राफिकल है और कौन सा टेक्स्ट है। तो लिनक्स आपका टेक्स्ट वाला है, जहाँ की ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम की बात करें, ग्राफिकल है। सफारी आपका ग्राफिकल है। ओपेरा ग्राफिकल है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, ये आपका ग्राफिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार सबसेट ब्राउज़र की बात करते हैं। समग्र रूप से सबसेट ब्राउज़र और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला हम लोग सब ज़्यादातर गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के मामले में अच्छा वेब ब्राउज़र माना जाता है मोजिला फायरफॉक्स। विंडो के लिए बेहतर माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। मैक
के लिए माना जाता है एप्पल सफारी, कस्टमाइजेशन के लिए विवर्डी माना जाता है, सोशल मीडिया के लिए ओपेरा माना जाता है और सबसे तेज़ ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम और एज माना जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। अब हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र आखिर काम कैसे करता है, ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, शायद दिख रहा होगा। जब हमें इंटरनेट पर किसी जानकारी प्राप्त करना होता है, तब हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र को वेब एड्रेस बार में उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं, है ना। जब भी हम कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं इस तरह से, जैसे कि गूगल क्रोम को खोलते हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट हम लोग लिख देते हैं और फिर इंटर दबा देते हैं, तो वो थोड़ा सर्फिंग होता है और वो वेबसाइट, वेब पेजेस, कई सारे वेब पेजेस हम लोगों के सामने खुल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वेब ब्राउज़र निम्नलिखित चरणों में कार्य करता है। काम कैसे करता है देखते हैं। नंबर 1, वेब ब्राउज़र के कार्य करने की प्रक्रिया। स्टेप 1, सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 यूआरएल दर्ज करना होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दर्ज करना होता है। उपयोगकर्ता एड्रेस बार में वेबसाइट का यूआरएल टाइप करता है और वहाँ की यूआरएल क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटर दबाते ही ब्राउज़र अनुरोध भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। फिर आगे क्या होता है, डीएनएस से आईपी एड्रेस प्राप्त करना होता है। फिर वो वेबसाइट जो डालते हैं हम लोग, वो डीएनएस से आईपी एड्रेस पता करता है। वेब ब्राउज़र डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम की सहायता से डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। इससे सर्वर कंप्यूटर की पहचान होती है। ठीक है, किस कंप्यूटर से आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं ये भी पहचान कर लेता है। सर्वर से कनेक्शन स्थापित करना तीसरा काम होता है। फिर सर्वर से कनेक्शन स्थापित करता है। ठीक है, ब्राउज़र टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब सर्वर से कनेक्शन स्थापित करता है। और हमने आपको टीसीपी बताया था, तो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है कौन, टीसीपी। तो कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, टीसीपी का होता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे बिंदु की बात करें, जब वो कनेक्शन स्थापित कर लेता है तो वेब पेजेस के लिए अनुरोध भेजना। अब वो वेब पेजेस के लिए अनुरोध भेजता है कि भैया ये वेब पेजेस मांग रहा है, इसको वेब पेजेस खोलने की अनुमति दो। तो क्लाइंट कंप्यूटर वेब सर्वर को उस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेज दी, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद फिर वहाँ पर अनुमति दी जाती होगी। वेब पेज प्राप्त होना, वेब सर्वर टीसीपी आईपी की सहायता से, किसकी सहायता से, टीसीपी आईपी की सहायता से वेब सर्वर वेब पेज को डेटा क्लाइंट कंप्यूटर को भेज देता है और वेब ब्राउज़र उस डेटा को वेब पेज के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो समझ में आया किन प्रोसेस से होते हुए आता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हम यूआरएल टाइप करते समय HTTP नहीं लिखते हैं, तब भी वेब ब्राउज़र इसे डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल के रूप में स्वयं जोड़ देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप जानते हो कि जब भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप HTTP नहीं लिखते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप जुड़ जाता है और आप जब देखते हैं तो उसमें HTTP लिखा होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो ये समझ में आया कि वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है, किन प्रोसेस से होकर रिक्वेस्ट भेजता है, तब जाकर हमको, और TCP अनुमति देता है, तब जाकर हमें वेब पेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, बात समझ में है। अब हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में ये आपकी शॉर्टकट की पूछी जाती है कि वेब ब्राउज़र में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, किस लिए होती है। ठीक है, देखते हैं। अगर आपको नए वेब ब्राउज़र विंडो खोलना है, ठीक है, वेब ब्राउज़र की नई विंडो खोलना है, जैसे कि आपने कोई गूगल, आपने क्रोम सर्च कर रखा है और आप चाहते हैं एक नए पेजेस खोलें, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+N से आप नया वेब ब्राउज़र विंडो खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसी ब्राउज़र में नया टैब खोलना चाहते हैं, तो आप Ctrl+T का इस्तेमाल करेंगे। तो नया टैब खोलने के लिए वेब ब्राउज़र में Ctrl+T का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट या इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए या प्राइवेट विंडो खोलने के लिए आप Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान टैब को बंद करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Window या Ctrl+Function F4 का इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान ब्राउज़र विंडो बंद करने के लिए आप Alt F4 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
वर्तमान टैब को बुकमार्क करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो वर्तमान टैब खोले हुए हैं उसको बुकमार्क करना चाहते हैं, यानी कि आप उसको बाद में देखना चाहते हैं, उसको एज अ रिमाइंडर के रूप में रखना चाहते हैं, तो आप Ctrl+D का इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एड्रेस बार का टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, जो एड्रेस बार में आप टेक्स्ट लिखे हुए उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Alt+D का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउजिंग हिस्ट्री देखना है तो आप Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। डाउनलोड हिस्ट्री देखना है तो आप Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे। वर्तमान पेज में किसी शब्द को खोजने के लिए आप Ctrl+F का इस्तेमाल करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। खोजे गए शब्द के अगले परिणाम पर जाने के लिए आप Ctrl+G का इस्तेमाल करेंगे। खोजे गए शब्द के पिछले परिणाम पर जाना है तो आप Ctrl+Shift+G का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल मेन्यू खोलने के लिए आप Alt+Space का इस्तेमाल करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगले पेज या वेबसाइट पर जाने के लिए Alt+Right एरो का इस्तेमाल करेंगे। पिछले पेज या वेबसाइट पर जाने के लिए आप Alt+Left एरो का इस्तेमाल करेंगे। अगले टैब पर जाने के लिए आप Ctrl+Tab का इस्तेमाल करेंगे या Ctrl+Down एरो का इस्तेमाल करेंगे, पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। पिछले टैब पर जाने के लिए Ctrl+Shift या Ctrl+Shift+Tab का इस्तेमाल करेंगे या फिर Ctrl+Page Up का इस्तेमाल करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये दोनों। पेज पर रिलोड या रिफ्रेश करना है तो आप Ctrl+R का इस्तेमाल करेंगे या फंक्शन F5 का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउज़र का होम पेज खोलने के लिए Alt+Home की का इस्तेमाल करेंगे। लोड होते पेज या डाउनलोड को रोकने के लिए आप चाहते हैं तो एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे। गलती से बंद किया गया टैब दोबारा खोलना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+T का इस्तेमाल करेंगे, इम्पोर्टेंट है। सबसे आखिरी टैब पर जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो Ctrl+9 का इस्तेमाल करेंगे। किसी विशेष टैब पर जाने के लिए Ctrl+Number जैसे कि 3RD डालेंगे तो या Ctrl+3 का इस्तेमाल करके उस विशेष टैब पर जा सकते हैं। एड्रेस बार पर जाना चाहते हैं आप तो आप Ctrl+L का इस्तेमाल करेंगे या Alt+D का इस्तेमाल करेंगे या फिर F6 का इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट टाइप करते समय अपने आप www और .com जोड़ने के लिए आप Ctrl+Enter का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र द्वारा शॉर्टकट की। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 बार याद करेंगे, आपका 1 नंबर यहाँ से तैयार हो सकता है। अब हम देखते हैं सर्च इंजन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने वेब ब्राउज़र पढ़े, अब देखते हैं सर्च इंजन। देखो, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है देखते हैं। सर्च इंजन वह प्रोग्राम या सेवा है जिसकी सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजा जाता है। ठीक है, सर्च इंजन कैसे कार्य करता है ये बात करें तो प्रत्येक सर्च इंजन का अपना एक डेटाबेस होता है। क्या होता है? प्रत्येक सर्च इंजन का खुद का डेटाबेस होता है। इस डेटाबेस में सर्च इंजन वेब पेजों का इंडेक्स बनाकर रखता है। वेब पेजों का एक इंडेक्स बनाकर रखता है। प्रत्येक वेब पेज में टाइटल होता है और कीवर्ड्स होते हैं। जब यूजर कोई शब्द सर्च करता है तो सर्च इंजन यूजर द्वारा टाइप किए गए शब्दों को अपने डेटाबेस से मिलाता है। उसके डेटाबेस में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाई तो आप देखते हैं अच्छा ये नाम कोई सर्च करना चाहते हो तो आप अपनी उस डेटा में आपने जो लिस्ट बनाई उनमें नाम देखते हैं। अगर नाम होगा तो आप बताते हैं हाँ भैया ये नाम है, नहीं होगा तो आप कहते हैं नहीं है। ठीक है, जिन वेब पेजों में वे शब्द मिलते हैं उनकी सूची यूजर की स्क्रीन पर दिखा देता है। इस प्रक्रिया को वेब सर्चिंग कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वेब सर्चिंग किसे कहते हैं समझ चुके हैं। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का पहला सर्च इंजन पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। तो आर्की आपका क्या है? विश्व का पहला सर्च इंजन है। ठीक है, विश्व का पहला सर्च इंजन आर्की है। इसको किसके द्वारा बनाया गया? निर्माता की बात करें तो एलन एमटेक द्वारा बनाया गया। विश्व का पहला सर्च इंजन आर्की है और एलन एमटेक द्वारा बनाया गया। 10 सितंबर 1990 को बनाया गया था। गोफर का विकास कब हुआ? गोफर भी आपका क्या है? सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। अंतर ध्यान देना। 1991 में ये विकसित किया गया था। मार्क
मैकाहिल द्वारा किया गया था। ठीक, मार्क मैकाहिल द्वारा किया गया। गोफर का इस्तेमाल किसके द्वारा बनाया गया? मार्क मैकाहिल द्वारा बनाया गया 1990 में। यह एक आपका सर्च इंजन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन के उदाहरण देखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर दोनों में कंफ्यूज ना करना। गूगल की बात करें तो आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर। यांडेक्स आपका सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है। बैडू की बात करें, बैडू आपका सर्च इंजन है, डक डक गो आपका सर्च इंजन है। अन्य उदाहरण की बात करें, अल्टा विस्टा हो गया, हॉटबॉट हो गया, वेब क्राउलर हो गया, एक्साइट हो गया, मेटा क्राउलर, इन्फोसिक, लाइकोस, highway61.com, ये आदि क्या हैं? ये सभी आपके सर्च इंजन हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं ये जो सर्च इंजन पढ़े इनके बारे में देखते हैं कि कौन सा कब आया और किन के द्वारा विकास किया गया। गूगल की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन अगर कोई है तो वो आपका क्या है? गूगल है। ठीक है, गूगल में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई। विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हैं। इंपॉर्टेंट है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा गूगल की स्थापना की गई या संस्थापक हैं। लगभग 70 से 80% इंटरनेट उपयोगकर्ता गूगल का प्रयोग करता है। ठीक है, गूगल आपका सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम की बात करें तो ये आपका क्या है? एक ब्राउज़र है। ठीक, बिंग की बात करते हैं। विकासकर्ता माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बिंग बनाया गया। 2009 में बिंग की शुरुआत हुई। माइक्रोसॉफ्ट के पुराने सर्च इंजन जैसे कि लाइव सर्च, एमएसएन सर्च, इनको रिप्लेस किया है आपने बिंग द्वारा। अक्टूबर 2020 में इसका नाम बदला और माइक्रोसॉफ्ट बिंग किया गया। गूगल का प्रमुख अगर कंपटीटर है, कोई है, प्रतिद्वंदी है, वो आपका बिंग है। ठीक है, याहू की बात करें तो याहू की स्थापना 1994 में की गई। संस्थापक की बात करें तो जेरी यांग और डेविड फिलो द्वारा की गई। जेरी यांग और डेविड फिलो याहू के क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है, यह एक सर्च इंजन है, इंटरनेट पोर्टल, ईमेल सेवा, ये आदि चीज़ें प्रदान करता है। याहू का पूरा नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। याहू का पूरा नाम येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सर्च इंजन की बात करते हैं AOL, अमेरिका ऑनलाइन। AOL का मतलब क्या है? अमेरिका ऑनलाइन। ठीक है, एक अमेरिकी वेब पोर्टल और इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है, प्रदाता है। भारत में कम प्रचलित है। हिंदी वेबसाइटों के लिए अच्छा सर्च इंजन है। पहले इसका नाम अमेरिका ऑनलाइन। ठीक है, यांडेक्स की बात करें तो रूस का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। तो रूस का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है? यांडेक्स है, इस बात को याद रखेंगे। संस्थापक की बात करें अर्कैडी बोलोच और अर्कैडी बोरकोवस्की है, याद रखेंगे। मई 2010 में yandex.com लॉन्च हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं डक डक गो की बात करें। डक डक गो 2008 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक की बात करें तो गैब्रियल बीनबर्ग। ठीक है, गैब्रियल बेनबर्ग इसके संस्थापक हैं। विशेषता की बात करें तो यूजर प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पर अच्छी खासी मिलती है। यूजर को ट्रैक नहीं करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गूगल प्ले स्टोर पर डक डक गो प्राइवेसी ब्राउज़र उपलब्ध है। ask.com की बात करें तो इसका पुराना नाम आस्क जीप्स था। 2006 में इसका नाम बदल लिया गया और स्थापना इसकी 1996 में हुई थी। संस्थापक की बात करें तो गैरेट ग्रेनुअर और डेविड वार्थन इसके संस्थापक हैं। ये प्रश्न और उत्तर आधारित सर्च इंजन है। ठीक है, तो याद रखेंगे आस्क ही नाम है। ठीक है, आस्क पर आधारित है। ठीक, प्रश्न और उत्तर पर आधारित है। इन्फोसिक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई। ये याद करने वाला, ज़्यादा समझने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो इन्फोसिक आपका 1994 में स्थापना हुई। संचालक की अगर हम बात करें या संस्थापक स्टीव कृष्ण हैं, याद रखेंगे। इसे पे फॉर न्यूज़ सर्च इंजन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। पे फॉर न्यूज़ सर्च इंजन के नाम से इन्फोसिक को जाना जाता, इन्फोसिक को जाना था। इन्फो का मतलब ही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाद में अधिकांश सेवाएं बंद कर दी गई। बैडू की बात करें तो बैडू आपका चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। तो बैडू कहाँ का सर्च इंजन है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो बैडू आपका चीन का है। स्थापना 2000 में हुई, मुख्यतः चीन तक सीमित है। अल्टा विस्टा की अगर हम बात करें, अल्टा विस्टा 1995 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक पॉल फ्लेहर्टी हैं। ठीक है, एक समय में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन था।
अल्टा विस्टा। 2003 में याहू द्वारा खरीद लिया गया और जुलाई 2013 में ये बंद हो गया। इकोसिया की बात करें तो इकोसिया आपका बर्लिन जर्मनी का एक सर्च इंजन है। 2009 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक की बात करें तो क्रिस्टियन क्रोल इसके संस्थापक हैं। विशेषताओं की बात करें, खोज से होने वाली कमाई से पेड़ लगाए जाते हैं। इसे ट्री प्लांटिंग सर्च इंजन भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। U.com की बात करें, स्थापना 2020 में। रिचर्ड सोचर एंड ब्रियान मैकन इसके संस्थापक हैं। विशेषताओं की बात करें तो प्राइवेसी फोकस्ड है, AI पावर्ड इन सर्च इंजन है, बिना विज्ञापन, यहाँ पर विज्ञापन नहीं दिखाए जाते। अतिरिक्त सेवाओं की बात करें, U-Chat, U-Write, U-Imagine और U-Code, ये सारी चीज़ें अतिरिक्त सेवाएं दी जाती हैं। अब देखते हैं कि सर्च इंजन कैसे कार्य करता है। सर्च इंजन मुख्य रूप से 3 चरणों में कार्य करता है। सर्च इंजन कितने चरणों में कार्य करता है, याद रखेंगे, सर्च इंजन 3 चरणों में कार्य करता है। पहला चरण कहलाता है आपका क्रॉलिंग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्रॉलिंग क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। क्रॉलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों और वेब पेजों को स्कैन करता है। तो क्रॉलिंग क्या होता है, इंटरनेट पर स्थित जो भी वेबसाइट या वेब पेजेस हैं उनको सर्च इंजन द्वारा स्कैन करना आपका क्रॉलिंग कहलाता है। ये बात समझ में, क्रॉलिंग क्या होता है। इस कार्य के लिए विशेष प्रोग्राम उपयोग किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, जिन्हें वेब क्राउलर कहा जाता है, वेब स्पाइडर कहा जाता है, बोट कहा जाता है, रोबोट कहा जाता है और एजेंट। ठीक है। क्रॉलिंग के दौरान वेब पेज का कंटेंट, टाइटल, इमेज, कीवर्ड, लिंक को डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। पहले से मौजूद लिंक नए पेजों तक पहुंचने में सहायक होती हैं। तो क्रॉलिंग क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्रॉलिंग के दौरान होता है, ये बात समझ में आए। दूसरा हम देखते हैं चरण इंडेक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग क्या होता है ये देखते हैं। इंडेक्सिंग में क्रॉलिंग से प्राप्त जानकारी, जो भी गूगल सर्च द्वारा स्कैन किया गया और स्कैन करने के बाद जो भी जानकारी इकट्ठा हुई, जो भी जानकारी निकली, उसको क्या करता है, एक बड़े डेटाबेस में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। जो भी डेटा आया क्रॉलिंग के दौरान उसको एक व्यवस्थित क्रम में स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो आपका इंडेक्सिंग कहलाता है। ठीक है। यह डेटाबेस हजारों लाखों वेबसाइट की जानकारी रखता है। इंडेक्सिंग की मदद से सर्च इंजन बहुत तेज़ी से परिणाम दिखा पाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चरण हम देखें, सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम, जब यूजर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो सर्च इंजन अपने डेटाबेस में मौजूद जानकारी को सर्च एल्गोरिदम की सहायता से खोजता है। ठीक है, किसकी सहायता से खोजता है, सर्च एल्गोरिदम की सहायता से खोजता है। इसके बाद सबसे अधिक संबंधित, रिलेवेंट और उपयोगी वेब पेजों को रिजल्ट पेज पर दिखाता है। यही कारण है कि अलग अलग सर्च इंजन पर एक ही खोज के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इंटरनेट से जुड़ी कुछ शब्दावलियाँ। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ी शब्दावलियाँ जो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये शब्दावलियाँ समझ में आ जाएंगी तो इंटरनेट का चैप्टर भी समझ में आएगा। हम लोग पढ़ते थे क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जिसमें उपयोगकर्ता जिस कंप्यूटर से कोई सेवा मांग रहा है। ठीक है, क्लाइंट वह कंप्यूटर या प्रोग्राम होता है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है या सेवा मांगने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, लैपटॉप से वेबसाइट पर रिजल्ट देखना, आपका लैपटॉप क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया, जबकि वेबसाइट आपकी सर्वर हो गई। ये बात समझ में आई। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, जो कंप्यूटर से सेवाएं दी जा रही हैं, है ना, वो आपका क्या है, सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर वह कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट का इंतज़ार करता है और अनुरोध मिलने पर सेवा प्रदान करता है, वो आपका सर्वर होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं क्लाइंट वो होता है जो सर्वर का इस्तेमाल करता है, उसका उपयोग लेता है, और जो सर्वर सेवाएं देता है इंटरनेट पर, वो आपका सर्वर होता है। ये बात इतनी मेन याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब पेज के बारे में। क्या होता है वेब पेज, एक एकल HTML डॉक्यूमेंट होता है। इसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, वेब पेजेस में इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन हो सकता है।
इसे वेब डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो वेब पेजेस को वेब डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोली तो आपके सामने जो इंटरफेस खुलकर आता है, जो पेज खुलकर आता है, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, वो आपके वेब पेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। दो या दो से अधिक वेब पेजों का समूह आपका वेबसाइट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेबसाइट क्या होता है? दो या दो से अधिक वेब पेजों का समूह वेबसाइट कहलाता है। सभी वेब पेज आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, HTTP द्वारा जुड़े होते हैं। वेबसाइट को एक यूआरएल से एक्सेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं, पढ़ चुके हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? कंटेंट बार बार नहीं बदलता, स्टैटिक का स्टैटिक ही रहता है, केवल HTML से बनती हैं, डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं? कंटेंट यूजर इनपुट और डेटाबेस के अनुसार बदलता रहता है। PHP, जावास्क्रिप्ट, DHTML आदि का उपयोग किया जाता है। ये सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण की बात करें, फेसबुक और यूट्यूब। होम पेज क्या होता है? वेबसाइट का पहला पेज आपका होम पेज होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप UPSS वेबसाइट खोलते हैं, जो फर्स्ट इंटरफेस खुलकर आता है, पेज खुलकर आता है, वो आपका होम पेज होता है। ठीक है, इसी से वेबसाइट के अन्य पेजों तक जाया जाता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक होते हैं। ठीक है, क्लिक करने पर अन्य कंटेंट या पेज खुलता है। पोर्टल क्या होता है? ऐसा वेबसाइट जो विभिन्न सेवाएं एक जगह मिलती हैं, ये भी पूछा जाता है। पोर्टल क्या होता है? बहुत सारी सेवाएं जब एक ही जगह मिले, वो आपका पोर्टल कहलाता है। लॉगिन यानी कि यूजर प्लस पासवर्ड की आवश्यकता होती है। उदाहरण की बात करें, याहू और रेडिफ आपका क्या है? ये आपके वेब पोर्टल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवोकेसी वेबसाइट क्या होती हैं। ये एडवोकेसी वेबसाइट क्या होती है, इनके बारे में देखें। किसी संगठन या समूह के विचार और सुझाव प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो एडवोकेसी वेबसाइट क्या होती है? किसी संगठन या समूह के विचार और सुझाव को प्रस्तुत करती है। होस्ट क्या होता है? इधर देखें तो नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर जो सूचना और संसाधन प्रदान करता है, वो आपका होस्ट कहलाता है। सामान्यतः सर्वर को होस्ट कहा जाता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है? आपका होस्ट होता है। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी होती हैं, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आदि क्या हैं? ये ISP हैं। सेवाएं इंटरनेट, ईमेल, होस्टिंग, फाइल ट्रांसफ़र आदि सेवाएं देता है। अनाम सर्वर क्या होता है? एनोनिमस सर्वर मतलब एक अननोन, गुमनाम कह सकते हैं। ठीक है, जिसे एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः अनोनिमस FTP सर्वर। ठीक है, गैर अनाम सर्वर नॉन अनोनिमस सर्वर क्या होता है? जिसे एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, उसे नॉन अनोनिमस सर्वर कहते हैं। ठीक है, थंबनेल क्या होता है? थंबनेल आप जानते हैं, वीडियो और इमेज की छोटी कवर फोटो क्लिक आकर्षित करने में सहायक होती है। थंबनेल जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा लोग अट्रैक्शन करने के लिए जो छोटी सी कवर फोटो होती है ना, वो आपका थंबनेल होता है। जैसे किसी बुक में आप फर्स्ट ऊपर का जो टाइटल जो होता है ना, कवर, वो आपका थंबनेल कह सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग क्या होती है? क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक से अधिक OS डिवाइस पर काम करे। ठीक है, वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि क्रोम, जावा। फ्रेम क्या होते हैं? वेब पेज को कई भागों में बांटना फ्रेम कहलाता है, और हर फ्रेम अलग वेब पेज को दर्शाता है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी की बात करें, जिसे हम VR कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा बनाई गई आभासी दुनिया। ठीक है, VR होती है, विशेष हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से वास्तविक अनुभव देता है। उदाहरण की बात करें तो VR गेम्स आपके। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं BRML। BRML का मतलब है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। 3D दृश्य दिखाने की मॉडलिंग भाषा है आपकी BRML। HTML से मिलती जुलती है। पहले इसका नाम था वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, पॉपअप क्या होता है? ये भी पूछा जाता है। पॉपअप वेबसाइट पर अचानक खुलने वाली छोटी विंडो आपकी क्या होती हैं? पॉपअप होती हैं। विज्ञापन या सूचना दिखाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है पॉपअप। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है आप जानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर, मैनेज और एक्सेस करना आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, जनक की बात करें, JCR लिकलाइडर इसके जनक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी सेवाओं के अंतर्गत
आपको IAS, PAS, पास और SAS ये सेवाएं देते हैं। IAS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SAS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। याद रखेंगे, फुल फॉर्म मेन इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार की बात करें तो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है। उदाहरण की बात करें तो गूगल ड्राइव आपका क्या है, एक क्लाउड है, जीमेल आपका क्लाउड है और अमेजन क्लाउड आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इंटरनेट वाला खत्म होता है। अगला टॉपिक आपका आएगा जीमेल, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका एक टॉपिक कवर होगा, यूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कंटेंट क्वालिटी जो आपका पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, उस तरह से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ढंग से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।